हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आई है, सो एक बार अगर हम निफ्टी को समझने लगें तो निफ्टी एकदम से टॉप पर चल रही है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई, लेकिन मॉर्निंग में ऊपर ओपन हुई थी और ओपन होने के बाद में नीचे होकर आई। तो जहां ओपन हुई वहां से लेकर अगर हम क्लोजिंग तक का देखने लगे तो 0.5% डाउन है। 0.5% से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें इट इज़ ट्रेडिंग एट द लाइफ टाइम हाई। उसके साथ में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी एक बार समझते हैं कि ये किस लेवल पर ट्रेड कर रही है। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग एट द लाइफ टाइम हाई। और अगर हम उसके बाद में स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करने लगे, जो स्मॉल कैप 100 है, दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई। स्मॉल कैप 250 की बात करने लगे तो ये भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। और अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करें, एक बार निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 की बात करते हैं, सो इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट द लाइफ टाइम हाई। तो ये सारे ही इंडेक्स इस टाइम पर लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और इलेक्शंस चल रहे हैं लोकसभा के। ऐसे में अभी 4 जून को लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे और 1 मंथ है अभी यहाँ से तब तक। और मेरे ख्याल से जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, एवरीथिंग इज ट्रेडिंग एट द लाइफ टाइम हाई। एंड नॉट ओनली ये कॉमन से इंडेक्स, बल्कि अगर हम सेक्टर्स की भी बात करने लगे और बाकी अगर हम आईटी इंडेक्स की बात करने लगे तो आईटी इंडेक्स हमारा नीचे चल रहा है। उससे अलग अगर हम ऑटो की बात करें, ऑटो इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई। निफ्टी फार्मा is trading at lifetime high, निफ्टी मेटल is trading at lifetime high, FMCG near to lifetime high, और PSU banks trading at lifetime high, energy is trading lifetime high, realty sector is trading at lifetime high, Nifty private bank is also trading almost at lifetime high, means और lifetime high ही कहेंगे इसको, कुछ भी डिफरेंस नहीं है सच। और इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो लाइफ टाइम हाई, एमएनसी लाइफ टाइम हाई पर है, सीपीएससी भी लाइफ टाइम हाई पर है, और इंडिया कंजम्पशन सेक्टर लाइफ टाइम है, कमोडिटीज लाइफ टाइम हाई, हेल्थ केयर लाइफ टाइम हाई। और वापस से हम निफ्टी 50 पर आ गए। तो एक भी सेक्टर सिर्फ और सिर्फ आईटी को छोड़कर ऐसा नहीं है जो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड ना कर रहा हो। ऐसे में जब सब चीज़ें लाइफ टाइम हाई पर चल रही हैं तो एक क्वेश्चन आता है, विवेक भाई हमारे पोर्टफोलियो में तो बहुत सारी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी टारगेट अचीव नहीं हुए या फिर थोड़े से माइनस में हैं, थोड़े से नीचे हैं। तो देखो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो नीचे परचेज करके ऊपर सेल करने पर है। और जनरली हम मार्केट को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते जब हम अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। और मार्केट को बहुत ज़्यादा ध्यान में इसलिए नहीं रखते क्योंकि अगर लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने के बाद भी थोड़ी सी अगर गिरावट आती भी है तो वो टेम्परेरी होती है और इंडिविजुअल स्टॉक्स अपने टारगेट तब भी अचीव करते हैं। तो यहाँ पर जब सारे ही इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और रिजल्ट आने में 1 मंथ है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक रिस्क, मीन्स रिस्क क्या, एक थोड़ा सा डाउट बड़े लोगों के माइंड में रह सकता है। बड़े लोग जो यानी कि बिग बॉयज हैं, ऑपरेटर्स हैं, कि अगर एनडीए और या फिर बीजेपी की उतनी सीट्स नहीं आई जितनी एक्चुअल में बातें की जा रही हैं बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से, दैट अब की बार 400 पार, 410, मींस 400, 410, 415, अगर ये नंबर्स नहीं आए तो शायद उस हिसाब से जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस या न्यू यहाँ पर एक्ट्स लाने की बात कर रहे थे, शायद वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर राज्यसभा में उतनी सीट्स नहीं पहुँच पाए और लोकसभा में भी वो नंबर ना आ पाए जो हमें चाहिए, मीन्स बीजेपी को चाहिए। तो ऐसे में एक चीज़ का हमेशा रहता है कि जब आ जाएगी तभी हम बाय करेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी सब कुछ तो लाइफ टाइम हाई पर है, कुछ सस्ता तो है नहीं। तो जब सब कुछ लाइफ टाइम हाई पर हो तो बिग बॉयज़ को जल्दी नहीं रहती मार्केट में पैसा लगाने की। तो अगर उनके पास कुछ पैसा है, कैश में है, सो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट इमीडिएटली नाउ। सिंपल रीज़न इज़ कि ऑलरेडी कुछ भी सस्ता नहीं है एज़ सच। काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक सस्ते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल स्टॉक्स एक्चुअल में जो इंडेक्स हैं उनका बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है। और जब इंडेक्स गिरता है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी प्रेशर में तो रहते ही हैं, वो हमें सबको पता है। और ये गिरावट आना नॉर्मल भी है, मीन्स इट्स एक्चुअली नेचुरल। तो गिरावट तो आएंगी, क्योंकि गिरावट आने के बाद में फिर ऊपर भी जाती हैं चीज़ें। जैसे अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर
सेबी की तरफ से भी थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा फील किया गया था और उन्होंने कहा भी था कि जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है और जो मिड कैप इंडेक्स है दैट इज ओवर हीटेड नाउ। तो अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करने लगे हम वहां पर भी देख सकते हैं उस चीज को। और वहां पर बताया था कि थोड़ा सा इसमें ओवर वैल्यूएशन आ गई है, लेकिन वो ओवर वैल्यूएशन कहीं एज सच उसके बाद में गिरावट तो आई थी लेकिन फिर से ऊपर चला गया था सब कुछ। लेकिन जब वापस से ऊपर गया, आप ध्यान से समझो, अगर हम लास्ट 3-4 डेज की यहाँ पर कैंडल्स देखने लगे, जो ये कैंडल्स हैं लास्ट 4 डेज की, आज से पहले अगर 4 डेज की हम यहाँ पर कैंडल्स देखने लगे तो एक चीज नजर आती है कि एवरी डे ऊपर ओपन किया गया और क्लोज करते करते नीचे आ गया, ऊपर ओपन हुआ फिर क्लोज नीचे, फिर ऊपर ओपन हुआ फिर क्लोज नीचे हुआ। तो लास्ट 4 डेज से ऐसे हो रहा था और आज फाइनली 1.5% गिर गया और एग्जैक्टली सेम लेवल पर ये आया जहां पर इसने कप विद हैंडल बनाया है। नाउ कप विद हैंडल बनाने के बाद में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में यहां पर इमीडिएटली एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। डिस्ट्रीब्यूशन मींस जहां पर ऑपरेटर शायद अपना माल निकाल रहे हैं और एक्यूमुलेशन मींस जहां ऑपरेटर माल भर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। तो टॉप के लेवल पर यहाँ पर जो एक ही रेंज में ट्रेडिंग हुई, इसको विवेक भाई एक्यूमुलेशन भी तो कह सकते हैं। एक्यूमुलेशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर ऑपरेटर को एक जगह रोककर माल भरना है, बाय करना है, तो वो नीचे के लेवल पर बाइंग करेंगे, नीचे के लेवल पर बाइंग करेंगे इकट्ठा करके। ये भी नीचे का लेवल नहीं है एक्चुअल में, तो वो ऊपर के लेवल पर बाइंग नहीं करेंगे, वो कंसोलिडेशन लेकर आएंगे। जिस तरह का ये कंसोलिडेशन है यहाँ पर वो बाइंग करेंगे, उसके बाद में रैली लेकर जाएंगे और ऊपर आने के बाद तो माल को निकालेंगे। तो यहाँ तो वो माल बेचने की तैयारी करेंगे और यहाँ पर माल खरीदने की तैयारी करेंगे आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन। तो ऐसे में आप अगर यहाँ पर देखो जिस तरह का ये पैटर्न है एक्चुअल में कि ऊपर गया इस तरीके से ये और सेम ही रेंज में रहा, उसके बाद में सेम ही रेंज में रहा और नीचे आया और फाइनली इसने ब्रेक डाउन दे दिया और नीचे चला गया। इसी तरह का पैटर्न अगर आप टाइटन में देखो तो वहां भी नजर आता है। आज काफी टाइम के बाद वो नीचे आया। मैं बहुत टाइम से इसके ऊपर मीन्स मुझे लगा था कि जब मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, आई रिमेम्बर शायद वो ये वाला टाइम था कुछ इस तरह का, और मुझे लगा था कि यहाँ से सीधा नीचे जाएगा। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन उसके बाद में इसने रैली दिखाई। एनीवेज लेकिन जिस तरह की आज गिरावट हुई है हैवी वॉल्यूम के साथ में और यहाँ पर एक पूरा ये कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन है और जिस तरह की गिरावट है इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ 7-8%, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नजर आता है कि शायद गिरावट आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, तो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। निफ्टी में भी इसी तरह का एक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है कि यहाँ से नीचे से ऊपर गया स्टॉक मींस पूरा का पूरा इंडेक्स और एक ही रेंज में घूमे जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं लेकिन साथ के साथ नीचे ले आते हैं। तो जब ऊपर जाता है तो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप समझो कि लास्ट टाइम यहाँ से ऊपर गया तो ज्यादा ऊपर नहीं गया, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं खींच पाए, साथ के साथ उसके नीचे आ गया। उसके बाद में आप समझो लास्ट वाले से थोड़ा सा ऊपर गया और लास्ट वाले से ऊपर जाने के बाद में जो पुरानी सपोर्ट बन जानी चाहिए थी फिर वापस से उसी के अंदर वापस से आ गया। और इस बार तो इसने निफ्टी ने एक्चुअल में जो पुराना हाई बना उससे ऊपर जाने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाया। और जब अपना 3 मई को मार्केट ओपन थी उस टाइम पर एक पूरी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है कि लास्ट की जो कैंडल्स हैं उससे ऊपर ओपन हो और बिल्कुल नीचे क्लोज हो और जो बॉडी है कैंडल की वो पुराने वाले कैंडल से ऊपर हो और नीचे पुराने वाली कैंडल से नीचे हो, यानी कि लास्ट वाली प्रीवियस जो कैंडल्स हैं वो इस कैंडल के अंदर ही रह जाएं, ना उससे ऊपर निकल पाए ना नीचे निकल पाए। सो दिस इज कॉल्ड द बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर अगर आप पूरा देखोगे तो 3-4 बार यहाँ लगातार इस तरह की गिरावट का सा माहौल बना है। जैसे ये पूरा था, यहाँ पर फिर से ऊपर ले जाकर साथ के साथ टॉप पर खोलकर नीचे आना, ये इसकी पहचान होती है कि ऊपर खोलना। जैसे यहाँ पर ऊपर खुली और फिर नीचे आ गई, यहाँ ऊपर ओपन किया। आप अगर इसको देखोगे प्राइस को कि प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ थी, यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोजिंग थी, लेकिन ओपन कहाँ किया गया नेक्स्ट डे, बिल्कुल टॉप पर ओपन किया गया और उसके बाद में नीचे ले आए। तो सेम चीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर ओपन किया गया और नीचे खींच कर ले आए, फिर उसके बाद में ऊपर ओपन किया खींच के नीचे ले आए, फिर ऊपर ओपन किया और वापस से सारा का सारा नीचे ले आए। तो ये एक तरीका होता है, आज भी ऐसे ही किया गया, ओपन ऊपर किया गया और नीचे ले आए। तो ऊपर ओपन करने से क्या होता है कि रिटेलर्स को लगता है आज रैली आएगी, वो यहाँ पर माल भरते हैं। एक
रिटेलर्स की तरफ से बाइंग मार्केट क्रिएट होती है और जो ऑपरेटर्स हैं वो अपना माल निकालते हैं। ऐसा फील हो रहा है, ऐसा देखकर लगता है कि जब सब कुछ ऊपर है और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, और अगर कुछ भी यहाँ पर सीट्स कम आती हैं तो 10-12% की गिरावट आना नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को यहाँ पर ये रिस्क है कि वो सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो उस चीज़ का कोई डाउट नहीं है। डाउट ये है कि कितने मार्जिन से, यानी कि कितनी ज़्यादा सीटों से वो सरकार बना पाएंगे। क्योंकि ऐसा सबको फील है कि अगर 400 के आसपास सीटें आती हैं तो मेजर चेंजेस शायद काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस में होने वाले हैं। लेकिन अगर मेजर मीन्स 400 के आसपास तक नहीं पहुंचते हैं तो शायद जो चेंजेस आने थे वो शायद नहीं आ पाएंगे। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा रिस्क मार्केट में आ सकता है। ऐसे में अब आगे क्या किया जाए कि यहाँ से बेच कर निकला जाए, खरीदा जाए, क्या किया जाए? तो देखो, मैं नहीं कहूँगा कि अगर हमारे पास आज की डेट में कैश रखा है तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कैश लगाया जाए। आई विल नॉट से दैट। मेरा तो कहना ये होगा कि थोड़ा-सा माहौल एक बार 4th जून के बाद तक के लिए उस कैश को हाथ में होल्ड करके रखा जाए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकते। अगर ऊपर चली जाती है तो जो हमारे पास एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उनके टारगेट अचीव हो जाएँगे। लेकिन अगर नीचे जाती है तो कुछ तो होगा। अब बात ये आती है विवेक कि हमारे पास तो 10% ही कैश है और बाकी सारा का सारा मार्केट में लगा हुआ है। तो बाकी लगा हुआ है, लगा रहने दो। अगर नीचे आई तो वापस ऊपर तो जाना ही है। इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। इंडिविजुअल स्टॉक्स भी अपना-अपना टारगेट अचीव करेंगे और मुझे ऐसा लगता भी है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स नहीं होंगे जो लाइफ टाइम हाइपर ट्रेड कर रहे होंगे। मेरे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि लाइफ टाइम हाइपर जनरली बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स नहीं होते। और अगर हम निफ्टी में भी बात करें तो निफ्टी में भी जो चार्ट पैटर्न एक्चुअल में बना था दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड। अगर यहाँ पर हम देखें एक बार, जो कप विद हैंडल पैटर्न है, ये कप विद हैंडल पैटर्न बड़ा सा बना था और इसका जो टारगेट है वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है और टारगेट अचीव होने के लेवल पर ही हमें ऊपर वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में नजर आ रहा है। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट पर ही नजर आ रहा है, उससे पहले नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, थोड़ा सा गैप है। तो आगे चल के ऐसा नजर आता है कि शायद ओवरऑल मार्केट उतना अच्छा नहीं करे, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर होल्ड करके रखे। और होल्ड करने के लिए बैंक निफ्टी में जो एचडीएफसी बैंक है एंड कोटक बैंक है, शायद यहाँ पर ये थोड़ा सा परफॉर्म करें और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा होल्ड करके रखा जाए। ऐसा चार्ट्स को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी इस तरह की इवेंट में जो एक बहुत ही मेजर इवेंट है और आफ्टर 5 इयर्स आता है इंडिया में जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो उठापटक तो होगी, वॉलेटिलिटी होगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपसाइड पर बहुत ज़्यादा कुछ जाएगा। और अगर 400 प्लस सीट्स आ भी गई, जो मुझे लगता है, आप ध्यान से समझना, अगर 400 सीट्स आ भी गई और 400 सीट्स वाले दिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई तो शायद वो सस्टेन नहीं करेगी। वहाँ पर ऑपरेटर थोड़ा सा अपना प्रेशर बनाएंगे जिससे रिटेलर्स फंसा हुआ फील करें और थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो और उस कंसोलिडेशन में ऑपरेटर एक्यूमुलेट करे और उसके बाद में एक फर्दर बहुत लंबी रैली आए जो शायद 1 या 2-3 साल लंबी हो, 1 to 3 इयर्स लॉन्ग रैली हो फिर उसके बाद में। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट में नजर आता है। दिस इज माई पर्सनल व्यू। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एनी रिकमेंडेशन। किसी भी तरीके से आप मानकर नहीं चलना कि ये कैसी भी रिकमेंडेशन है। थोड़ा सा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में इस टाइम पर, ऐसा मुझे फील होता है। और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। तो मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली जब भी कुछ इस तरह का इम्पोर्टेंट पॉइंट हो आपके साथ में शेयर करूँ। तो फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, टेक केयर।